डायरेक्ट टैक्स। ठीक है जी। और ये तो बच्चों ने पढ़ा भी हुआ था थोड़ा थोड़ा, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। ओके। डायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या होता है बच्चे? बर्डन ऑफ टैक्स कैन बी शिफ्टेड या कैन नॉट बी शिफ्टेड? कैन नॉट बी शिफ्टेड। तो बेसिकली burden of tax cannot be shifted to another person. Okay. और इनडायरेक्ट टैक्स में क्या बर्डन शिफ्ट हो जाता है? बिल्कुल हो जाता है। एग्जाम्पल देंगे आप कैसे शिफ्ट होगा, मतलब है क्या है? एग्जैक्टली जीएसटी। क्योंकि अगर आप मैकडॉनल्ड से बर्गर खाओगे ना बेटे, तो जीएसटी देना किसको होता है अल्टीमेटली? बट इज इट अ टैक्स ऑन कस्टमर? दुकानदार के ऊपर है वो टैक्स, क्योंकि वो बेच रहा है। आप समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ? क्योंकि वो बेच रहा है तो टैक्स लग रहा है। ठीक है जी। इसलिए नहीं है क्योंकि आप कंज्यूम कर रहे हो, आप परचेज करो, नहीं। जीएसटी इसलिए है क्योंकि अगर एक दुकानदार बेचता है, अग्रवाल स्वीट्स, मैकडोनल्ड्स, डोमिनोज, लापिनोज, जितनी भी शॉप दिख रही हैं, सारे के सारे बेच रहे हैं, तो टैक्स उनके ऊपर है। पर वो उस टैक्स को बिल में लिख देते हैं और आपसे कलेक्ट कर लेते हैं। उन्होंने बर्डन शिफ्ट कर दिया उन्होंने। समझ रहे हो? तो इनडायरेक्ट टैक्स में burden of tax can be shifted to another person। सर जी डायरेक्ट टैक्स में हम लोग क्या पढ़ेंगे? हम लोग पढ़ेंगे बेटे इनकम टैक्स एक्ट 1961। और इनडायरेक्ट टैक्स में क्या पढ़ेंगे? एक तो है बच्चे जीएसटी, है तो? ठीक है। एक तो है बच्चे जीएसटी 2017 एंड कस्टम्स एक्ट 1962। अरे सर मैं आपसे बेसिक चीज पूछ रहा हूं, इनकम टैक्स क्यों लगता है? जिंदगी में कोई भी टैक्स होता है या कुछ है, क्यों लग रहा होगा? इनकम टैक्स क्यों लग रहा है? बिकॉज यू आर अर्निंग। मेरा आपसे सवाल क्या है, बच्चे अर्न कर रहे हो तो आपके ऊपर ये टैक्स लगा ही नहीं। मेरा आपसे सवाल, जीएसटी क्यों लगता है? क्योंकि कोई इंसान बेच रहा है। पर क्या आप सामान बेचते हो? नहीं। बट क्योंकि आप परचेस करते हो, इनडायरेक्ट टैक्स का बर्डन आपके ऊपर आया हुआ। आप बाहर जाके, आप मेट्रो में जाइए, आप अगर फ्लाइट बुक करिए, आप एसी खरीदिए, टीवी फ्रिज जो खरीदोगे खरीदोगे, अल्टीमेटली टैक्स तो आप सबने पे करा हुआ है ना बच्चे। क्योंकि वो टैक्स तो दुकानदार पर है, लेकिन वो शिफ्ट कर। लेकिन मेरा आपसे सवाल है, मैं तो आपके साथ बच्चों वाली बातें कर रहा हूं। कस्टम्स क्या होता है बेटे, क्यों लगता है? जैसे ना, मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ, जीएसटी क्यों लगता है बच्चे? क्योंकि ना सप्लाई करी जाती है गुड्स या फिर सर्विसेज। सप्लाई होता है बेचना। सप्लाई का अपना बहुत बड़ा मतलब होता है, 4 क्लास लगती है सप्लाई समझाने में। इनकम टैक्स इसलिए होता है क्योंकि अगर आप अर्न कर रहे हो तो आपके ऊपर टैक्स लगेगा। मुझे और बेटर लिखना चाहिए, इनकम टैक्स क्यों लग रहा है? इट इज टैक्स ऑन इनकम। आप सभी बच्चों को इनकम हो रही है क्या कोई? नहीं। लेकिन अगर मैं आप सभी बच्चों को 5-5 लाख रुपए गिफ्ट कर दूं, मैं अगर आपको गिफ्ट करूं तो आपको इनकम हो जाएगी? तो आप मुझे बताइए, क्या मैं आपको गिफ्ट करूं या रहने दूं? कर दूं। आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? बिल्कुल। आपको क्यों बेटे प्रॉब्लम, तो मेरे को होगी बेटे फिर। ठीक है। लेकिन बेटे एक प्रॉब्लम है, आप छोटे छोटे बच्चे हो बेटे, आपके ऊपर टैक्स लग जाएगा बच्चे। और मैं नहीं चाहता आपको कोई तकलीफ हो बेटे। ठीक है? मैं आपको ट्रांसफर करूंगा, ऐसी इनकम टैक्स वाले आ जाएंगे, आपको जेल हो जाएगी बेटे। ठीक है ना? तो इट्स बेटर, कोई बात नहीं, आपका टैक्स बचा दिया देखो मैंने। ठीक है। तो आपकी इनकम भी जीरो है बच्चों की, और टैक्स भी जीरो। रही बात जीएसटी की, आपको मैंने समझा दिया, कहीं भी खाते हो ये तो आपको डे टू डे दिखता है। और ऐसे ही पूछ रहा हूँ, बिल के अंदर क्या लिखा होता है वो?
बिल के अंदर जैसे जाते हो मैकडॉनल्ड्स जाते हो ना, ऐसे कितनी बार पार्टीज होती है बेटे इंस्टीट्यूट में, हम आप लोग बच्चों के साथ, कभी पिज्जा आ रहा है, कभी बर्गर आ रहे हैं, कभी समोसे आ रहे हैं, याद है कि भूल गए हो? भूल गए हो ना? तो फिर जब भूल ही जाते हो तो रहने ही दो फिर। आज तक नहीं है? आपके सामने नहीं है ना? कितनी पार्टीज तो हुई है। अब वैसे रिसेंटली थोड़ी कम हो गई है ना? ठीक है ना? तो वो वाली चीज है। तो जीएसटी क्या होता है, जैसे कुछ भी सामान हम परचेस करते हैं जीएसटी लगता है। कस्टम्स पर आ रहा था मैं, कस्टम क्यों लग रहा है भाई? ये क्या एक्ट है, ये क्यों लग रहा है? सर जो भी सामान बाहर से आ रहे हैं, जो भी सामान बाहर से, बाहर से कहाँ से? कालका जी के बाहर से? बाउंड्री? क्या क्रिकेट खेल रहा है क्या? बाउंड्री बाहर सिक्स मारेगा? इंडिया के बाहर से लेके इंडिया के बाहर? इंडिया के बाहर कहा जाएगा? पाकिस्तान जाएगा? आ रहे हैं। ठीक है, वहीं से तो आया, वहीं चला जाएगा। आप तो नहीं रहे हैं। ठीक है, नहीं बेटे मैं तो पाकिस्तान से हूँ। बैग में ग्रेनेड है, आंसर नहीं दिया ना, फोड़ दूंगा ग्रेनेड ही। सर मेरे पास आता है। असला? असला क्या होता है? कर- असला या तसला? आपसे ठीक है। तो बेसिकली कस्टम्स क्या होता है एग्जैक्टली exactly, जो आप बाहर से मंगाते हैं, दैट इज कॉल्ड इम्पोर्ट। और किस चीज का भैया? सर्विस कहाँ से लाएगा? बाहर से ट्रक में लेकर आएगा? सर्विस आ नहीं पाएगी। आप ऑब्वियसली बात तो कर लेंगे उनसे, और आप इंटरनेशनल किसी से सर्विस भी ले सकते हैं, बट डज दैट नीड अ ट्रांसपोर्टेशन मीडियम? नो, इंटरनेट के थ्रू ही आ जाता है बेटे। आज के टाइम पे आप अगर कोई आपका रिलेटिव यूएस में भी रहता है तो क्या आप उससे वीडियो कॉल नहीं कर सकते? थ्रू इंटरनेट हो रहा है तो वो सर्विस अकाउंट फॉर नहीं होती, मतलब वो अलग चीज है वो। पर गुड्स तो रास्ते से आ रहे हैं भाई, उसको रोका जाएगा, चेकिंग होगी, टैक्स दिया जाएगा, फिर आएगा। समझ रहे हो? और आपको एक चीज बताता हूँ, ये जो कस्टम्स एक्ट है, सबसे पहले तो ये सुन लेना, ये सिर्फ और सिर्फ सीएस और सीएम में बच्चों का। ठीक है, और ये कितने मार्क्स का आता है बेटा? 5 to 10 मार्क्स। तो सर बाकी का तो बताओ। ओ बेटे सुन लो ना, इनकम टैक्स जो है, इनकम टैक्स आपका आएगा 50 मार्क्स का, ओके। और ये टोटल टोटल इनडायरेक्ट टैक्स, ये 50 मार्क्स का। 50 नंबर का इनकम टैक्स और 50 नंबर का जीएसटी प्लस कस्टम। और जो सीए के बच्चे हैं, उनके लिए सिर्फ और सिर्फ जीएसटी। मुद्दे की बात सर कितने लेक्चर लग जाएंगे? बेटे यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 60 लेक्चर्स लगेंगे, और यहाँ पर 40 लेक्चर्स लगेंगे। ओ माय गॉड। तो आप मुझे बताइए किस चीज को स्ट्रॉन्ग करना ज्यादा आसान है? आई मीन यहाँ पे 60 लेक्चर होंगे तो आपके 50 नंबर तैयार हो गए, और वहां पे कितने लेक्चर 50 नंबर तैयार हो जाएंगे? उधर डेटा भी कम है, और वो नया एक्ट है। अगर आप देखोगे जीएसटी जो है, नया एक्ट 2017 में है, अभी उतना मेच्योर्ड नहीं हुआ, उतने डिफिकल्ट प्रोविजंस नहीं बने। लेकिन वहीं अगर मैं इनकम टैक्स की बात करूं, लोगों ने बहुत मैनिपुलेशन सीख ली, उसके बाद से लूप होल्स बने, सरकार बजट में उसको ठीक करती है, तो बहुत ही डेवलप्ड एक्ट है। पर इनमें से ज्यादा इंटरेस्टिंग कौन सा है सर जी? ज्यादा इंटरेस्टिंग बोलूंगा आपको इनकम टैक्स, बिकॉज दैट्स मोर ऑफ प्रैक्टिकल। जीएसटी में आपका फिर भी लगेगा थोड़ा थ्योरी है, लेकिन ये वाला आपका सही चलेगा। कहिए साहब, क्लियर है? एक बार इसको नोट कर लो बच्चे। कर लिया सब बच्चों ने नोट? हल्का फुल्का मैं लास्ट क्लास का करा के नई क्लास पे लेकर आऊंगा। सर हमने पहले क्या करना है, हमने करना है बेटा इनकम टैक्स एक्ट। और इनकम टैक्स एक्ट में बताओगे क्या स्टेप्स होते हैं? सबसे पहला स्टेप क्या था? कंप्यूटेशन ऑफ, क्या निकालते हैं बच्चों? टोटल इनकम। और किसकी निकाल रहे हो आप टोटल इनकम? पर्सन। जो बच्चे पहली क्लास से कनेक्टेड है उनको पता लग रहा होगा पर्सन का मतलब भी क्या होता है। ठीक है, लेकिन मुद्दे की बात यह है, सबसे पहले हमको क्या निकालना होता है बेटा? टोटल इनकम। और टोटल इनकम कितने हेड्स में निकलती है? क्या आप मुझे बता सकते हैं कौन कौन से? हम्म सबसे पहली होती है इनकम अंडर द हेड सैलरी। तो यहाँ अमाउंट लिखा जाता है। जैसे सपोज करो बेटे दुष्यंत सर कहते हैं कि वो यहाँ पे एज ओनर है या एज
मजदूर हैं। कैसे बातें कर रहे हो बेटे अपनी सैलरी? खुद ही है। खुद ही कहते हैं। नहीं, अच्छे, मुझे अच्छा लगा आपने से बोला। ठीक है, तो उनको तो वेजेस मिलती है ना, कहते हैं ना दिहाड़ी मजदूर है। कितने बोल रहे हैं एक दिन के? ओहो, तो उस 500 को सैलरी बोल दूं? वेजेस, क्योंकि सर लेबर को तो वेजेस मिलती है। पर हाँ बेटे, आप ये कह सकते हो कि सैलरी के अंदर ही वेजेस भी आएगी, क्योंकि अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशन है, ठीक है ना, तो आप सैलरी दो वेजेस जो मर्जी नाम से दो, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय रिलेशन होना चाहिए। ठीक है, तो अगर दुष्यंत सर की मैं बात करूं, एक दिन में कितना कमा रहे हैं बेटा? 500। और कितने दिन काम कर रहे हैं? 26 दिन। तो संडे की भी सैलरी काट ली उनकी, मतलब हाँ। चलो मान लेते हैं 30 दिन, नहीं बेटे बाकी 4 दिन भी आते, साफ सफाई होती है सारी इधर। 500 × 30, 15,000। और 12 महीने से टोटल कितना हो गया बेटे? 1 लाख। सर इसमें आपको 2 0 का मिला। हाँ ये तो है, 2 0, 18 लाख, 1,80,00,000। ओ माय गॉड, ऐसा मजदूर भगवान सबको बनाया फिर। ठीक है ना? ठीक है, सो बेसिकली कहने का मतलब ये, अगर कल को आप जॉब करेंगे, जैसे स्वास्थ्य की सपोज करिए आपकी जॉब लगी, और आपसे कंपनी पूछ रही है कि व्हाट इज योर सैलरी एक्सपेक्टेशन, तो आप क्या बताएंगे? 10? कितना? 10 करोड़? मतलब लाइफ टाइम का बता दिया क्या आपने? ठीक है, 10 करोड़, ओके। तो 3 4 0 कम कर देते, मान के चल लो 10 लाख रुपए पर एनम। ठीक है, 10 लाख भी अच्छा है भाई, समझ रहे हो? मतलब मुझे, मतलब 10 लाख सही होता है स्टार्टिंग, अगर आपका लगे 10 से 15 के बीच, 8 से 15, तो सही चीज। ठीक है, तो 10 लाख हो गया। आप में से कितने बच्चे जिनके पेरेंट्स जॉब कर रहे हैं? बस। कितने बच्चे जिनके पेरेंट्स जॉब कर रहे हैं? इधर जॉब, इधर जॉब, जॉब कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब, अच्छा। तभी नहीं बताया, काफी पेरेंट्स होंगे ऐसे इधर। कोचिंग किस चीज की? गणित की? आसपास तो नहीं खोलेगा पैसे, कहीं तो ऐसे तो नहीं है इधर देख कर आता हूँ क्या चल रहा है। तो यही के लॉजिक में लगा के सामने मैकडॉनल्ड्स के सामने, और एक मैकडॉनल्ड्स के ऊपर हो जाएगा, है ना? बिहार में है ना, फिर ठीक है। ठीक है, सो इनकम अंडर दी हेड सैलरी, आपके पेरेंट्स जो जॉब कर रहे हैं, आपको समझ आ जाएगा 2 महीने में, 3 महीने में जब सैलरी हो जाएगा। ठीक है, तो जो भी आप सैलरी में कमाते हैं वो इधर लिख दिया जाता है। मेरा आपसे सवाल, बेटे ये इतना आसान नहीं है, 12 लेक्चर लगेंगे सैलरी को पूरा समझने में। आपको लग रहा है हाँ हाँ ठीक है सर इतने का पैकेज है यहाँ लिख दिया, ऐसा नहीं है। तो कैसे होगा वो देखेंगे, बट इनकम अंडर दी हेड सैलरी। नेक्स्ट क्या होता है बच्चे? इनकम अंडर दी हेड, और कौन सा होता है? हाउस प्रॉपर्टी। क्या बात है संजय जी, सैलरी हम दे रहे हैं। क्या हो गया मैडम, आपको आज वीकनेस लग रहा है क्या? ओ, आपकी वजह से। मेरी वजह से? आप तारीफ, सभी तारीफ देते हैं, जी हाँ हम सर। हाँ, ट्यूशन सर कब दे? बताओ। ठीक है, क्या वीडियो डालेंगे न्यूज़? चलिए, अच्छी बात है। गुड। इनकम अंडर दी हाउस प्रॉपर्टी, कितने बच्चे हैं जिनके घर पे किराया, आई मीन टू से इफ यू आर ओनर और आपने उसको किराए पे दिया हुआ है? इधर है, उधर है, आपका बढ़िया है, कोचिंग भी है, किराए पे भी इनकम हो रही है। ड्रॉप आउट बाय चॉइस तो नहीं हो ना तुमने बहुत बड़े कॉलेज से की है? और इधर भी है, किसमें? हाउस प्रॉपर्टी में आता है, अगर आपका ऐसे घर है और उस घर से किराया आ रहा है, सिर्फ एग्जैक्टली हाउस प्रॉपर्टी से। अगर आपको रेंट आ रहा है तो वो आएगा बेटे, समझ रहे हो? अब वो चाहे आप किराया, चाहे किसी को आईसीआईसीआई बैंक को दो, चाहे उधर रेजिडेंशियल हो, ऑब्वियसली देखेंगे। मैं सिंपल सी बात बोल रहा हूँ, मेरे पास एक घर है, उसका किराया आ रहा है 50,000 महीना, साल का कितना होगा? 6 लाख रुपए पर है। सर जी ये प्रोजेक्टर किराए पे दे रहा हूँ, फैन किराए पे दे रहा हूँ, क्या हाउस प्रॉपर्टी में आएगा? नहीं आएगा। हाउस प्रॉपर्टी में अगर खाली प्लॉट ऑफ लैंड है वो भी किराए पे दूं, वो भी नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ घर आएगा। लैंड भी होना चाहिए, बिल्डिंग भी होनी चाहिए। लेकिन ऐसा तो ऑब्वियसली होता होगा ना, कोई खाली प्लॉट ऑफ लैंड भी किराए पे दे, क्यों नहीं हो सकता?
बिल्कुल हो सकता है। एक क्रिकेट एकेडमी है, उसको खाली प्लॉट ऑफ लैंड चाहिए, दे दिया किसी ने किराए पे। समझ रहे हो? एक इंसान है, उसकी शादी नहीं हो रही, उसकी शादी फिक्स हो गई। क्या है आपके मन में? गुड बेटे। ठीक है, तो उनको अगर शादी करनी है, उन्होंने एक प्लॉट ऑफ लैंड लिया, शादी कर ली बेटे उधर। तो आप मुझे बताइए, क्या वो जो इंसान जो किराए पे देगा उसको भी तो इनकम होएगी ना? तो क्या वो हाउस प्रॉपर्टी में आ जाएगी? नहीं आएगी। ठीक है ना? तो हाउस प्रॉपर्टी सिर्फ और सिर्फ घर आता। ओके। इनकम अंडर द हेड कैपिटल गेन्स। कैपिटल गेन्स बताओगे क्या होता है? मेरे पास एक प्रॉपर्टी है 50 लाख की, मैंने 60 लाख की बेच दी। 50 lakhs की प्रॉपर्टी एंड आई सोल्ड इट फॉर 60 lakhs। कैन यू टेल मी द प्रॉफिट? 10 लाख। तो मैं आपको ये कह रहा चाह रहा हूँ, इनकम टैक्स आपके रेवेन्यू को टैक्स नहीं करता, आपके प्रॉफिट को टैक्स करता। ऑब्वियसली सेल्स को थोड़ा ना टैक्स कर देंगे आप। एक दुकानदार है, कोई भी इंसान है, सेल प्राइस होना चाहिए, प्रॉफिट होना चाहिए। प्रॉफिट, क्योंकि इनकम टैक्स है ना बेटे। तो मान लो मैंने अपने घर को बेचा, मैं खरीदा 50 लाख का, 60 लाख का बेच दिया, तो कितने का प्रॉफिट हो गया? 10 लाख। अब मेरा आपसे सवाल है, क्या सर कैपिटल गेन में सिर्फ प्रॉपर्टी बिकेगी? नहीं बेटे, एग्रीकल्चर लैंड, शेयर, सिक्योरिटीज, ठीक है, और बहुत सारी चीजें। आप जो भी चीज सोच सकते हो अभी के लिए आप सोच सकते हैं। हमने उसको बेचा, आपको प्रॉफिट हुआ, और कहाँ आ जाएगा वो? कैपिटल गेन्स। नेक्स्ट इज इनकम अंडर द हेड पीजीबीपी। पीजीबीपी की फुल फॉर्म? ओके, गुड, सारे बच्चों को ऑलमोस्ट पता है। प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस, और सामने एक एसी वाले की दुकान है, वो अपने प्रॉफिट को कहाँ दिखाता? आप सही बच्चों ने अकाउंट्स पढ़ा हुआ है। जो भी इंसान बिजनेस करता है उसका ट्रेडिंग बनता है, पीएनएल बनता है, 11वीं 12वीं तो करा हुआ। तो नेट प्रॉफिट आता है। वो नेट प्रॉफिट क्या होता है? उसके धंधे का प्रॉफिट ही तो होता है। और इनकम टैक्स में उसको क्या बोला जाता है बच्चे? पीजीबी। तो मान के चल लीजिए 40 लाख रुपए। ठीक है, 40 लाख की जगह थोड़ा सा कम कर देता हूँ, 50 लाख से ऊपर नहीं जाना चाह रहा अभी। मान लीजिए 5 लाख। तो आप मुझे बता दीजिए, बस एक छोटा सा सवाल है। एक शॉपकीपर आपसे पूछ रहा है कि उस शॉपकीपर की दुकान एसी की है, और वो एसी बेच रहा है। ठीक है, एसी खरीदता कितने का है बेटा? 20,000 का। सो दिस इज द कॉस्ट। और बेचता कितने का है? 30 का। सो हिज प्रॉफिट इज 10,000। इट विल बी अंडर कैपिटल गेन और पीजीबीपी। क्यों? जो चीज आपके लिए गुड्स होते हैं, जिसमें आपका बिजनेस होता है, वो कैपिटल गेन्स में नहीं जाते। मोमोज वाला मोमोज बेच रहा है, समोसा वाला समोसे बेच रहा है, मैकडोनल्ड्स इज सेलिंग बर्गर्स, पिज्जा, जो भी सेल कर रहे हैं, पीजीबी में जाएगा, वो कैपिटल गेन में नहीं जाएगा। क्लियर है बच्चे? इन लास्ट, इनकम अंडर द हेड अदर सोर्स। क्या आप मुझे बता सकते हैं कौन कौन सी इनकम जाती है उसमें? केबीसी की लॉटरी, शेयर्स। शेयर्स को बेचना या शेयर्स पे डिविडेंड? डिविडेंड जाएगा जी। समझ रहे हो? ठीक है। और मैं बोल देता हूँ आपको, आपको कुछ पैसा मिला, आपने उसको बैंक में डाला, बैंक आपको इंटरेस्ट देता है। इंटरेस्ट इनकम है कौन से हेड में? अदर सोर्स में। केबीसी के अंदर आपने देखा कौन बनेगा करोड़पति? अभी आपने इनफैक्ट एक बिग बॉस भी देखा होगा। कितने बच्चे बिग बॉस देख रहे? थोड़ा बहुत? हाँ, करिए आप। तो देखते हैं स्नेहा जी, है ना? तो कौन जीता इस बार? कौन जीता? हाँ। और फोर फ्यूचर की एंट्री बताना। नहीं जीता? ठीक है। सो बेसिकली वो जो जीता, वो भी ऑब्वियसली एक गेम था, उसमें जो भी पैसा जीता, तो वो कौन से हेड में जाएगा? अदर। कोई भी गिफ्ट, क्रॉसवर्ड पजल्स, कॉम्पिटिशन्स, ये सब चीजें वो कहाँ जाता है जी? अदर सोर्स। मुद्दे की बात ये है, अदर सोर्स को बोला जाता है रेजिडुअरी सोर्स। लेट सपोज रेजिडुअरी सोर्स से कितनी इनकम हो गई? 3। और भाई आपको एक बात बता दूं, जरूरी नहीं है कि आपकी हर हेड में इनकम हो, किसी एक हेड में भी सिर्फ इनकम हो सकती है, दो में हो सकती है, कोई ऐसा नहीं। क्या आप मुझे टोटल बता सकते हैं? 34 lakhs। और इसको क्या बोला जाता है बच्चे? ग्रॉस टोटल इनकम। सो
आप ये समझो कि ये निकालना बड़ी बात होती है, इसके अंदर ही एनालिसिस है। 40 लेक्चर्स लिख दिए मैंने आपके, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे क्या टैक्स जीटीआई पे लग जाता है, नहीं। इसके बाद सरकार कहती है कि मैं तुमको क्या दे रही हूं, डिडक्शंस अंडर चैप्टर 6A, 80C टू 80। ओके, आपने सुना होगा एलआईसी में कुछ बेनिफिट होता है, ठीक है। बैंक में भी पैसे जमा कराने पे सरकार कहती है अगर आप 5 साल के लिए जमा कराओगे तो मैं कुछ बेनिफिट दूंगी, एफडी। 3 साल की एफडी नहीं, 5 साल। फिर आप में से किसी बच्चे ने सुना सुकन्या समृद्धि अकाउंट होता है, मतलब वो डॉटर के लिए होता है। मैंने अपनी डॉटर के लिए जैसे सुकन्या समृद्धि अकाउंट खोला हुआ है, तो उसमें आप जो भी इन्वेस्ट करते हैं आपको उसकी डिडक्शन मिलती है, समझ रहे हो? तो बेसिकली गवर्नमेंट कहती है हमारे कहने से पैसा इन्वेस्ट करो, आप ही का पैसा है, लेकिन गवर्नमेंट सिर्फ उन पैसे को चैनलाइज करे, समझ रहे हो? तो गवर्नमेंट कहती है अगर आप हमारे कहने से करोगे तो हम आपको डिडक्शन दे देंगे। लेट सपोज 2 लाख की डिडक्शन मिल गई, और आप मुझे बता दीजिए, डिडक्शन माइनस हो जाएगी और फाइनली आपका आंसर क्या आ जाएगा, 32। दैट इज योर टोटल इनकम। एंड सर ये आने के बाद क्या होता है सर, बताओगे बच्चे? स्टेप नंबर 2 क्या होता है जी? कैलकुलेशन ऑफ टैक्स ऑन टोटल इनकम। मैं ये चाहूंगा, मैं ये करवा चुका हूं बच्चों वैसे, बट एटलीस्ट मैं ये जरूर चाहता हूँ कि हर बच्चे को एक स्लैब रेट सिस्टम पता हो, ठीक है। लंबी बात इस पे नहीं कर पाऊंगा, लंबी बात के लिए तो हमें 2.5 से 3 लेक्चर चाहिए होता है टैक्स के लिए, ठीक है। लेकिन 32 लाख के ऊपर टैक्स कितने बच्चों को निकालना आता है, ठीक है, वो क्लास देख लिया होगा या वो है, ठीक है। बट आप समझिएगा 32 लाख के ऊपर टैक्स निकालना मैं सिखा रहा हूं, और फिर हम नए कंटेंट पे चलेंगे, ठीक है बच्चे। अब आप मुझे बताइए, पहले मुझे छोटी छोटी बातें बता दो, ये साल की इनकम है या महीने की इनकम? और दूसरी बात बता दो, आप निकाल ही क्यों रहे हो, क्या ही फर्क पड़ रहा है, या गवर्नमेंट को बताना कंपलसरी है? मंथली बताना है या एनुअली बताना है? एनुअली बताना है। क्या आप मुझे बता सकते हैं, मैं बातें बेसिक की कुछ ना कुछ करता जा रहा हूं, क्या आप मुझे बता सकते हैं अभी कौन सा फाइनेंशियल ईयर चल रहा है? हम्म 24, 24-25 चल रहा है जी। तो क्या अगर आपके पेरेंट्स नौकरी कर रहे हैं उनको पूरे साल की सैलरी मिल चुकी है? अभी तो बच रही होगी, जनवरी की भी नहीं मिली होगी, फेब्रवरी की भी नहीं मिली होगी, मार्च की भी नहीं मिली होगी। अब मान के चलो खत्म हो गया सर, तो मिल जाएगी जब मार्च खत्म हो जाएगा। मैं ये चीज क्यों बोल रहा हूं, मैं एक वर्ड बोलना चाहता हूं, फाइनेंशियल ईयर का एक और वर्ड होता है। इनकम टैक्स में फाइनेंशियल ईयर वर्ड यूज नहीं होता, कौन सा वर्ड यूज होता है? प्रीवियस ईयर। क्या आप बता सकते हैं कौन सा प्रीवियस ईयर चल रहा है जोएब जी? 24-25, वेरी गुड। अरे सर 23-24 नहीं होता सर, प्रीवियस तो पिछला होता है, नहीं होता बेटे। अकाउंट्स में फाइनेंशियल ईयर बोला जाता है और टैक्स में क्या बोला जाता है, प्रीवियस ईयर, एक ही बात होती है दोनों। तो आप मुझे बता दीजिए, प्रीवियस ईयर में आपकी इनकम कितनी हो गई? मान लो ना खत्म हो गया, तो टोटल इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर 24-25। हालांकि भी खत्म नहीं हो, पर मान के चलिए, मान लो खत्म हो गया, पूरा साल हो गया। 24-25 में कितने की इनकम है, 32 लाख की। आइए इस पे निकालेंगे टैक्स। 32 लाख के ऊपर मुझे टैक्स निकालना है, और आप बता दीजिए जिन बच्चों को स्लैब रेट पता है, क्या कैसे लिखे स्लैब को? 0 to 2,50,000 कितना परसेंट? nil. Then 2.5 lakhs to 5 lakh. Then 5 lakhs to 10 lakhs. And then 10 lakh above होता है। वो जब आपका ऑलमोस्ट 50 लेक्चर्स हो जाएंगे तब होगा वो 50,
कि वो एक क्लास का है, उसमें जो भी ऑल्टरेशन होंगी एक ही क्लास में डिस्कस। ठीक है जी। तो ये होता है बच्चे। और मैंने आपको बोला था कि ये अलग अलग बैग्स हैं, बैग 1, बैग 2, बैग 3, बैग 4। और आपके पास टोटल कैश कितना है बच्चों? सो लेट्स अज्यूम यू हैव 32 लाख रुपीस कैश, 32 लाख। और ये मैं बैग में पैसा डाल रहा हूं, तो मुझे बताओगे पहले बैग में कितना पैसा जाएगा? स्टार्ट कैसे करूंगा? जीरो से। एक दो कितने रुपए तक जा रहा हूँ? 2.5 लाख तक। और ये 2.5 लाख का बैग बंद करा मैंने, इस पे 2.5 लाख रुपए हैं। और मैंने सरकार से पूछा, सरकार कितना टैक्स लोगे इस पे? कितना कह रही है सरकार? बहुत बढ़िया भाई, इस बैग पे कोई टैक्स ही नहीं। अब आप मुझे बताइए सेकंड बैग, सेकंड बैग में जब डालूंगा, भाई सेकंड बैग है, कहां से शुरू करूं? 2.5 लाख ए, आई स्टार्ट विद 2.5 लाख ए एंड आई स्टॉप एट 5 लाख, विच मीन्स इसके अंदर कितना आया? 2.5 लाख ही गया, बिकॉज स्टार्टेड 2.5 लाख ए एंड आई स्टॉप्ड एट 5 लाख, तो उसमें 2.5 गया ना। अब मैं सरकार के पास गया, मैंने कहा कितना टैक्स लोगे? 5%। कह रही है इस बैग में जितना भी उसका 5%। इसका मतलब समझ रहे हो, इस बैग में कितना है? 2.5 लाख, उसका 5% कितना बेटा? अगर आपको समझ आ गया तो तीसरे बैग में बताइए कितना गया? 5 लाख। 5 लाख का कितना परसेंट, कितना आएगा? 5 लाख का 20%। और रही बात लास्ट वाले की, क्या लिखूं यहाँ पे? 10, क्या मैं कह सकता हूँ बैग नंबर 4 हैज अनलिमिटेड कैपेसिटी? बैग 4 में चाहे 32 लाख कमाते हैं, चाहे 32 करोड़ कमाते हैं, चाहे 320 करोड़ कमाते हैं, ठीक है ना? तो 10 लाख से लेके ये पढ़ाई कर ले रही, मुझे पता है तुम्हारा हो गया है ये, पर फिर भी ठीक है ना। 10 लाख से लेके कितना, इस बैग में कितने गए? 12, 22, 22 लाख, 22 लाख, 22 लाख का 30%। 6,60,000। और अगर आपको ये बात क्लियर हो गई है, तो क्या आप मुझे टोटल बता सकते हैं? 7,72,500। क्लियर है? ओके। और इसके बाद क्या बात आती है बेटा? रिबेट की। रिबेट अंडर सेक्शन 87 ए। सरकार कहती है हम डिस्काउंट देंगे, आप मुझे बताइए डिस्काउंट के लिए क्या चाहिए होता है? यू शुड बी अ इंडिविजुअल एंड यू शुड बी अ रेजिडेंट एंड योर टोटल इनकम शुड बी लेस देन और इक्वल टू 5। तीनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। मेरा आपसे सवाल, क्या आप एक इंडिविजुअल हैं? क्या आप रेजिडेंट, कहाँ के रेजिडेंट? रेजिडेंट ऑफ इंडिया के, बिल्कुल। ये भी एक चैप्टर, अगला चैप्टर हो सकता है ये स्टार्ट हो। और तीसरी बात, क्या आपकी टोटल इनकम 5 लाख उससे कम है? नहीं। अच्छा, इन दिस केस ओके, ठीक है। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है। क्या इस केस में टोटल इनकम कितनी है? बहुत पैसा है भाई इसके पास, इसको रिबेट मिलेगी क्या? कोई रिबेट नहीं मिलेगी। बट बाय चांस अगर मिल रही होती तो एक कूपन कितने रुपए का है बेटे? 12,500 से ऊपर का डिस्काउंट नहीं मिलता है जी। कही क्लियर है? ओके। और अगर आपको क्लियर है 7,72,500, तो बहुत अच्छी बात है। इसके बाद क्या होता था बताइएगा? सरचार्ज। सरचार्ज क्या होता है बताइएगा? इट इज अ टैक्स ऑन टैक्स। सरकार कहती है मैंने रिबेट दी, अब मैं टैक्स लगाऊंगी। और मुझे बता दीजिए अलग अलग रेट थे, स्वास्तिक जी बताएंगे एक बार? रेट अलग अलग, 10% और 15%, देन एंड देन 37%। इफ टोटल इनकम exceeds 50 lakh, 1 crore, 2 crores एंड। सर जी ये क्या लिखवा रहे हो बेटे? ये बातें डिस्कस हो चुकी हैं, अभी के लिए तो आपको बस इतना समझना है अमीर लोगों के ऊपर टैक्स लगता है। और अमीर की कैटेगरी स्टार्ट कहां से हो रही है? अगर आपकी टोटल इनकम किससे ऊपर हो जाए। मेरा आपसे सवाल, डॉट 50 लाख, क्या सरचार्ज लगेगा? नहीं लगे। इफ इट एक्सीड्स तो सरचार्ज लगता है, बट इन दिस केस लगेगा बच्चे? नहीं लगा। सो इट इज 7,72,500। ठीक है जी।
और आप मुझे बता दीजिए अब इसके बाद क्या होगा। एड HEC@4%। HEC की फुल फॉर्म बच्चे, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। ओके, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस कितना है, 30,900। एंड व्हाट इज योर 8,03,400। टोटल टैक्स पेबल, 8,04,000। बच्चों को डाउट हो सकता है सर जी ये सेस का मतलब क्या होता है, बताओगे आप मुझे। मैंने बताया था बच्चों को सेस का मतलब, जब कोई भी टैक्स कलेक्ट करा जाता है विद अ पर्पस। ये जो 30,900 है ये किस लिए यूज करा जाएगा, हेल्थ के लिए, एजुकेशन के लिए, इसलिए इसको क्या बोला जाता है बच्चे, सेस बोला। क्लियर है जी। अगर आप सही बच्चों क्लियर है, मैं बस एक प्रैक्टिस कराना चाहता हूं बस, ठीक है। सभी बच्चे करेंगे प्लीज। टोटल इनकम 6,80,000, प्लीज लिख के करिएगा। ये फॉर्मेट था बच्चे, अगला चैप्टर भी ऐसा हो सकता है, इमीडिएट मुझे चाहिए आपकी नॉलेज। एग्रीकल्चर इनकम भी हो सकता है मैं करवाऊँ आपको अप्लाई। 6,80,000 बच्चों। ऑनलाइन में भी क्या क्या निकला है मैं बताना बच्चों। दूसरा अकाउंट्स का मेरा स्केड्यूल गया नहीं गया आज, है ना, अकाउंट से क्लास है ना आज। CS का नहीं होगा, आई थिंक CMA प्लस CA। यस, गवर्नमेंट ग्रांट मतलब वो नहीं, उसमें एकदम रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, ठीक है। रेस्ट कर लेता है क्या हो रहा है, स्वेट ले लिया तो मेरी सर वो नहीं आ रही है ना, अपन तो क्या लेके जाएंगे। दीपक जी ने कर लिया नोट। क्या है 440 86 है ना, 86 बोला ना, अब एक 80 दे कितने क्वेश्चन है, 86 ठीक है, 50 को 4 क्वेश्चन। नहीं नहीं 10% लग रहा है, 20% है, 86 86 नहीं रुके वर्किंग दिखाओ पचास 440 है, 0,440 गलत आंसर बता रहा है, मैं बोल रहा हूँ सपोर्ट लिया कितना बता रहा है, सोच रहा है कि ना कैलकुलेटर नहीं कर लेगा, मेरे लाख है क्या मस्ती जी। ये पांचवी
आज के इंटरव्यू की क्लास के बाद भी लग जाएगा। आगे सर 50 उन्नीशी जी का भी आपका आगे बच्चे, तनुश्री जी आपका, तनुश्री, तनुश्री। ऑनलाइन में क्या कहानी है? ऑनलाइन में बच्चों का आया? अनुषा जी, काजल जी, नेहा, शिफा, तान्या, विनय, डालो भाई चैट बॉक्स में डालो यार, कितना आंसर आया। हाँ, विनय जी का आ गया है 5440। ओके। मैं बनाऊं, मतलब मैं सॉल्व करूं इसको? आपका नहीं है? 0 to 2.5 लाख, nil, 2.5 to 5, 5%, 12,500, 5 लाख to 680। तो इसमें 180 के है 20%, 180 का 20% कितना हो गया? 36,000। सो इट इज 48,500। रिबेट तो मिलेगी नहीं, फिर भी देखो मैं लिख रहा हूँ रिबेट सर्च है ताकि आपको याद रहे, सर्च चार्ज भी नहीं लगेगा। 48,500 और इनमें ऐड क्या कर दूंगा? 4%, कितना बच्चे? 154। क्लियर है जी? अगर आप सभी बच्चों को क्लियर है तो आइए सर, ठीक है सर, टेबल बनाइएगा। नई बात कर रहा हूँ अब। राउंडिंग ऑफ टोटल इनकम, और एक होता है राउंडिंग ऑफ टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी, एक्सेट्रा। ये नहीं करवाया होगा जी। 288A, 288B। ठीक है बच्चे? सर मतलब सर, राउंडिंग ऑफ क्या होता है? राउंडिंग ऑफ होता है बच्चे, आप ये कह सकते हैं, एक बार लिख लेते हैं। इट इज डन टू द नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ ₹10। आपकी अगर टोटल इनकम मतलब ऐसे होगी कि अभी तो, ठीक है चलो एक बार मैं समझा दूंगा, बस आप कीवर्ड अभी देखेंगे तो नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ ₹10, यानी कि सपोज करो टोटल इनकम है 518 रुपए, बस आपकी इनकम है ही 518, तो मैं 518 बोलूँ ऐसे राउंड ऑफ कर दूं तो द नियरेस्ट मल्टीपल 10, तो क्या बोलूँ उस 518 को? 520। नियरेस्ट इज लाइक 520, क्लोजर है ना? ठीक है ना बच्चे? if the last digit is 5, it would be rounded off to the next higher multiple of ₹10। सर जी ये क्या बोल रहे हो, छोड़ो ना बेटे, लिख लो बेटे एक बार। एग्जाम्पल से समझ आ जाए, उस पेपर में हो सकता है आ जाए 2 नंबर का डिस्कस या दोनों में डिफरेंस, तो आपको लैंग्वेज भी पता लगी थी। लेकिन आइए, if the last digit is 5, it would be rounded off to the next higher multiple of 10। अरे सर क्या मतलब इसका, आइए एग्जाम्पल बनाते। थर्ड पॉइंट हमारा एग्जाम्पल ही है, टोटल इनकम और टोटल इनकम अंडर सेक्शन नहीं बोलूंगा, टोटल इनकम आफ्टर राउंडिंग ऑफ, यानी कि 288A लिख देता हूं बस।
अगर एक इंसान है उसकी टोटल इनकम है 5,12,648, कैन यू टेल मी एज पर 288A व्हाट इज द टोटल इनकम? एग्जैक्टली इट वुड बी 650. If it's 512,642, then it would be 640, nearest multiple 10. लेकिन सर जी 512,645 होता तो 50, क्योंकि अब आप समझ रहे मैंने क्या लिखा है, इफ द लास्ट डिजिट इज 5 तो नेक्स्ट हायर मल्टीपल पे जाएंगे बेटे, और अगर आप नेक्स्ट हायर मल्टीपल पे जा रहे हैं तो जाइए ना सर जी 650. मुझे बताइए। हाँ जी, हाँ सिंपल मैथ्स लगाइए, पर हर चीज का सेक्शन प्रोविजन होता है दोस्त। कल को आप इनकम टैक्स की रिटर्न भरोगे, तुम सोचोगे यार मैंने तो ये लिखा था, ये अपने आप कैसे आ गए, तब तो मैथ्स ध्यान नहीं रहेगी ना तुझे, समझ रहे? और आप मुझे बताइए, सरकार ने इसमें अपना सोचा है या आपका सोचा है? अपना ही सोचा है भाई। जब लास्ट में 645 था तो सोचो सरकार कह रही है नहीं नहीं, 5 रुपए की इनकम बढ़ा देते हैं। गवर्नमेंट की इंटेंशन क्लियर है, टैक्स लेना चाहती है, और आपकी इंटेंशन क्या है? टैक्स पे करना चाहते हो, बचाना चाहते हो। बहुत ही गलत सोच है बेटे आपकी सरकार की। सेक्शन 288 है। हाँ जी 288 है। टैक्स पे करना चाहिए नहीं करना चाहिए? हम्म, करना चाहिए ना। एग्जैक्टली, फैसिलिटी तो होनी चाहिए, तो फैसिलिटीज है नहीं है? हाँ, पर जैसे अब इलेक्शन हो आ रहे हैं, है ना, तो फिर जैसे स्कूल होता है, पर मतलब आम आदमी पार्टी ने स्कूल तो बेटर करे है ना। लाइट में कौन जा रहे हैं? लाइट कम वो बीजेपी वाले काट रहे था। कितने बच्चों को वोटर आईडी बना हुआ है वैसे? इधर बना हुआ है, इधर वोटर आईडी बना हुआ है। ऐसे हाथ खड़ा है सब लोग। और कितने बच्चे आम आदमी पार्टी को वोट देंगे? पता नहीं, लेकिन पता नहीं, लेकिन आम आदमी पार्टी आम आदमी पार्टी। किसको? तो वही किसको क्या हुआ? इधर वाला था। किसको दिया वोट आपने? केजरीवाल। हाँ, मुझे सुनाई दिया के आर को, मैंने कहा ये आईडी श्री श्री केजरीवाल जी। आइए जी, सर जी टोटल इनकम की बात तो हो गई, लेकिन अब मैं किस चीज की बात कर रहा हूं? टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी। ओके, इट इज डन टू द नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ रुपीज। आप बताएंगे, मैं नहीं बताऊं। क्या होगा यहाँ पे? एग्जैक्ट सेम है जी, कुछ भी नया नहीं। इफ द लास्ट डिजिट इज 5 तो क्या होगा? हायर। आप ऐसे मत कर देना, पूरा लिख लेना, ठीक है ना, मेहनत करना बेटे आप। स्टूडेंट लाइफ में मेहनत बहुत चाहिए होती है बेटे, स्ट्रगल है बेटे आपकी लाइफ में। क्या कह रहे हो, क्या लाइन बोली जो सही से नहीं बोल पाए? सफलता ही कुंजी। सफलता की कुंजी है, रजिस्टर अब खुला देना। हाँ सर, तो थोड़ा सा ठीक है ना, टैक्स एंड 288B। यहाँ पे था टोटल इनकम, तो प्रोविजन कौन सा लग रहा था? 288A। पर टैक्स वैक्स के लिए, इंटरेस्ट के लिए कौन सा लगेगा? अरे 288B। मान के चल लो बेटे, टैक्स आता है 8568, राउंड ऑफ कैसे करोगे रे? 8570, 8563 और 8565 आया, तो आप मुझे बताइए क्या ये सही बात है सरकार जो करती है, गलत? तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने करा या स्टेट गवर्नमेंट ने करा? सेंट्रल। किसकी सरकार है सेंट्रल? तो क्या, मुझे कोई पता नहीं।
ऐसी मतलब जो है मन में, मतलब बोलना तो चाहिए ना। जैसे आपको गुस्सा आता है, आप कहते हो ना कि एकदम बोल दिया, तो जैसे मन में है जो सपोर्ट करते हैं किसी को, इमीडिएट बन गया एग्जाम्पल, वो ऐसा नहीं था मतलब। हाँ, क्या है मेरा? मैं तो रिबेट वाली कैटेगरी में आता हूँ भाई, अप टू 5 लाख है। टैक्स छपाता हूँ। ये बात बताओ, आप किस पे भरोसा करोगे, फैमिली मैन पे या एक ऐसा इंसान? आप बताइए किस पे भरोसा करना चाहिए? संत आदमी। दिखने में सारे बता सकते हाँ, एग्जैक्टली। नहीं, मैं तो कह रहा हूँ यार, मैं तो प्रमोट कर रहा हूँ दुष्यंत सर को कि बिल्कुल उनको इस तरफ जाना चाहिए कि संत बन जाए, बाबा बन जाए। क्योंकि फिर क्या रखा है मुंह माया में, 100% मालिक में बन जाऊंगा यहाँ का। ठीक है ना? जाना चाहिए, कुंभ वुंभ में जाए। हाँ, हाँ, कुंभ में डुबकी लगाए, डुबकी लगा के आए आए, नहीं है नहीं है। नहीं नहीं सर, वैसे ओवरऑल शादी पता नहीं क्यों नहीं करी। है जी। अच्छा, नोट कर लिया सब बच्चों ने? यहाँ तक नोट कर लिया बच्चों ने? ओके। अब मैं आपके साथ थोड़ी सी और बातें करूंगा आज, और आज मैं आपसे बड़ी बातें करूंगा, क्योंकि बेटे जनवरी का मंथ है। आप सभी बच्चों को पता है 26 जनवरी आने वाली है। क्या आप मुझे बता सकते हैं 26 जनवरी को क्लास होगी या छुट्टी होगी? लेकिन आपको मैं बता देता हूँ बेटे, 26 जनवरी इस बार संडे को पड़ रहा है। अरे हाँ, अभी 26 आई है ये तो। हाँ, ट्राई कर रहे हैं स्पोर्ट्स डे का है। ग्रुप बन गया, पार्टी करिए। ग्रुप अभी फाउंडेशन में डाले, एग्जीक्यूटिव वाले नहीं डाले, इंटर वाले की से बात ही नहीं हुई। सिर्फ फाउंडेशन का डाला अभी तुम्हारा। सारे बच्चे चलेंगे स्पोर्ट्स डे 26 को होगा तो? हाँ, तो सैटरडे में होगा, तो दोनों दिन कर लो। यार सैटरडे ना यार, फ्लैट अभी वो जगह डिसाइड नहीं हुई, मतलब कितने बच्चे होंगे, क्या होगा, एक बार फिर वो एक बार करता हूँ। 26 का कोशिश है, ठीक है ना? तो बेसिकली 26 जनवरी को छुट्टी होती है, क्या आप बता सकते हैं 26 जनवरी को क्या होता है? रिपब्लिक डे, वेरी गुड। रिपब्लिक डे, क्या मुझे बता सकते हैं क्यों मनाया जाता है रिपब्लिक डे? इस दिन क्या हुआ था? कॉन्स्टिट्यूशन क्या हुआ था? इस दिन से कॉन्स्टिट्यूशन क्या हो गया था? एप्लीकेबल हो गया। ठीक है ना? अपना संविधान सरकार का, भारत देश का आ गया था। सो इट वाज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज एप्लीकेबल विद इफेक्ट फ्रॉम 26 जनवरी। साल कौन सा? हैं। 1950, 1950। और देश आजाद कब हुआ था? 47 में। तो उसके बाद भी ब्रिटिश का ही जो मतलब कॉन्स्टिट्यूशन था, ठीक है, वो चलता था। लेकिन आप मुझे बताइए, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन बना, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ऊपर है या सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट ये ऊपर है? सबसे ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन। तो बेटे आप समझना, ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है, आज भी इसकी इतनी इंपॉर्टेंस है कि अगर कोई भी सरकार अगर कॉन्स्टिट्यूशन के विद इन द प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट नहीं करती तो उसे इलीगल बोला। यही होता है ना? संविधान में कितने सारे हमने प्रोटेस्ट देखे, ठीक है, उसमें यही बोलते हैं ना कि ये संविधान के बाहर सरकार बात कर रही है। ठीक है ना? ऐसा होता है ना? तो आप मुझे बताइए, सबसे ऊपर कह सकता हूं कॉन्स्टिट्यूशन, उसके बाद गवर्नमेंट्स जो है, और सेंट्रल गवर्नमेंट को डेफिनेटली ज्यादा पावर है, इंडिया कवरेज है। फिर स्टेट गवर्नमेंट होगी, फिर उनके चीफ मिनिस्टर जो भी हैं। और उससे नीचे फर्दर क्या होता है बच्चे? एमसीडी, एनडीएमसी, लोकल अथॉरिटीज के इलेक्शन। तो भारत देश में इलेक्शन 3 लेवल पे होते हैं। एक होते हैं लोकसभा। लोकसभा में किसको चूज करते हो आप? सेंट्रल गवर्नमेंट।
जो अभी हुआ था, और 2024 में हुआ था ना, 2024 में हुआ, जिसमें कौन जीता बेटा? बीजेपी। ठीक है ना, हो जाता है वो मशीन खराब, ईवीएम का कुछ गड़बड़ था, ठीक है। तो वो था। और अभी जो इलेक्शन होने, वो सेंटर के हैं कि स्टेट के? सेंटर के। दिल्ली में सेंटर कैसे होगा? ठीक है ना, स्टेट का। और एमसीडी, इसके भी इलेक्शन हुए थे क्या? ध्यान है कभी एमसीडी का इलेक्शन, वोट करने गए? एमसीडी का इलेक्शन अभी आई थिंक 1.5 साल हुआ होगा, दिल्ली का एमसीडी इलेक्शन हुआ था। तो आपके हिसाब से एमसीडी पे कौन है? हाँ, कौन सी पार्टी है? बीजेपी या आम आदमी पार्टी? हाँ, तो बेसिकली ऐसे 3 लेवल, मतलब 3 टियर सिस्टम बोला जाता है इसको। मुद्दे की बात पर आ रहा हूं। इनकम टैक्स जो है सारा का सारा सेंटर के पास जा रहा है। आपको क्या लग रहा है, स्टेट को इस बात से परेशानी नहीं होगी? दोनों के पास नहीं जाता। इनकम टैक्स जो है वो सेंटर के पास जाता है। आप कल को कमाएंगे, आप वो टैक्स पे करेंगे, वो सारा सेंट्रल के पास जा रहा है। पूरे भारत देश में जो भी इंसान इनकम कमा रहा है, रिलायंस जो भी इनकम कमा रहा है, उस पर जो टैक्स है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जा रहा है। लेकिन क्यों सेंटर के पास, क्यों स्टेट क्यों नहीं? भाई साहब, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ। और कॉन्स्टिट्यूशन में कैसे लिखा गया, कैसे बन गया कॉन्स्टिट्यूशन? किसने बनाया कॉन्स्टिट्यूशन? B.R. अम्बेडकर जी ने बनाया। लेकिन क्या उस टाइम का कॉन्स्टिट्यूशन और आज की जरूरत के हिसाब से सेम चल रहा होगा, या अमेंडमेंट होती है? कैसे होगी अमेंडमेंट? पार्लियामेंट में जाओ। कॉन्स्टिट्यूशन में ही लिखा हुआ है कि अगर तुम मेरे किसी पॉइंट से अग्री नहीं करते तो आप मुझे पार्लियामेंट में जाके चेंज कर दीजिए। समझ रहे हो? अब ये हमें नहीं जाना इतने गहरे में, पर आप समझिए कि विद द ग्रोइंग नीड्स, अब जैसे जीएसटी है। अब B.R. अम्बेडकर जी को क्या पता था 1950 में कि 2017 में जीएसटी लगाएंगे मोदी जी? क्या पता था? नहीं। तो उसके अंदर ही लिखा हुआ है ना, इफ देयर इज एनी न्यू टैक्स जो लेकर आना है, तो भाई कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर दो ना। तो आप समझिए, कॉन्स्टिट्यूशन एक बहुत ही फुल प्रूफ चीज है। और सर, क्या आपको उसका एक्सपर्ट बनना? बिल्कुल भी नहीं बनना। इसके एक्सपर्ट कौन होता है? कॉन्स्टिट्यूशन में सारे आर्टिकल, सारी वो चीजें। नो, लॉयर्स आर नॉट दैट। आईएएस, आईएएस की नॉलेज बहुत तगड़ी होती है। जो आईएएस होता है, जो एक डिस्ट्रिक्ट का होता है, वो होता है ना, उनका एक एक आर्टिकल और कॉन्स्टिट्यूशन का एक एक पॉइंट उन्हें बताओ। समझ रहे हो? आपको सिर्फ और सिर्फ आर्टिकल, मैं आपको वो करा रहा हूं कॉन्स्टिट्यूशन के जो फाइनेंस रिलेटेड। और फाइनेंस रिलेटेड आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 265। नहीं, और भी आएंगे। आर्टिकल 265 कहता है नो टैक्स कैन बी लेवीड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, कैन बी लेवीड और collected by central government or state government except with the authority of law। आर्टिकल एकदम क्लियर करता है, कोई टैक्स नहीं लगाएगा, ना सेंटर लगाएगी ना ही कलेक्ट करेगा, ना सेंटर लगाएगी ना ही स्टेट लगाएगी। लेकिन किसके पास पावर है? अथॉरिटी ऑफ लॉ। एंड व्हाट इज अथॉरिटी ऑफ लॉ? इट इज पार्लियामेंट। आपको टैक्स लगाना है ना। हमने देखा था मोदी जी ने बोला कि 500 के नोट या 1000 के नोट बंद हुए थे ना, जब नोटबंदी हुई थी, डिमोनेटाइजेशन। कब हुई थी? हाँ, एग्जैक्ट याद है आपको? वेरी गुड। ठीक है, 2016 में मोदी जी ने प्रेस रिलीज करा और बोल दिया करेंसी बंद। ठीक है, तो क्या इसी तरीके से टैक्स लगाया जा सकता है? केजरीवाल जी आए कि इलेक्शन होने के बाद, क्योंकि दिल्ली का पोल्यूशन ज्यादा है, पोल्यूशन टैक्स लगेगा। अगर आप ब्रीथ कर रहे हैं, यू हैव टू पे टैक्स। और अगर आप टैक्स से बचना चाहते हैं, you have to breathe, you have to pay tax।
है जी, जीएसटी होता है मैडम, नहीं दिल्ली में ऐसा कुछ नहीं है। दिल्ली में बस ये होता है कि कुछ, क्योंकि पार्लियामेंट इधर है तो पुलिस सेंटर के पास। जनरली आप किसी स्टेट में जाते हो, यूपी पुलिस, पंजाब पुलिस, महाराष्ट्र पुलिस, अबे दिल्ली पुलिस तो बोलते हैं, पर वो रिपोर्टिंग दिल्ली के चीफ मिनिस्टर को नहीं करते, उनकी रिपोर्टिंग सेंटर को है, एलजी के पास होती है ना? तो वही चीज पर ही वो कहते हैं कि अब पुलिस मुझे दो, है वो है, पर वो नहीं दे सकते। वो सिक्योरिटी यहाँ पे ऑल ओवर इंडिया के एमपीज आते हैं जब इलेक्शन, तो वो हैज टू बी अंडर द कंट्रोल ऑफ सेंटर। ठीक है, मुद्दे की बात ये नहीं है। आप मुझे बताइए, क्या क्या सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट कोई टैक्स लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते। किसके पास पावर है? एक्सेप्ट विद द अथॉरिटी ऑफ लॉ। और मैं आपको बता रहा हूं अब अगला आर्टिकल, आर्टिकल नंबर 246। अथॉरिटी ऑफ लॉ इज पार्लियामेंट। पार्लियामेंट बताओगे बेटे क्या होता है? हाँ, अथॉरिटी ऑफ लॉ पार्लियामेंट के अंदर लोकसभा एंड राज्यसभा। इनमें से बड़ा कौन सा होता है? लोकसभा, राज्यसभा? आई मीन हायर, नहीं मतलब अगर मैं बोलूँ जैसे बिल पास होता है ना, जैसे कोई भी मान लो जब भी होगा, जैसे भी होगा, हाँ नहीं, लोकसभा इज लोअर हाउस। समझ रहे हो? लोकसभा क्या होता है? लोकसभा इज लोअर हाउस, राज्यसभा इज अपर हाउस। अब जैसे अभी रिसेंटली बजट आ रहा है, हम लोग देखेंगे इस बार बजट, ठीक है, लाइव इधर चलाएंगे बेटे, बजट समझेंगे। हालांकि पूरा समझ नहीं आएगा आपको, स्लैब वाला समझ आएगा, समझ रहे हो? एक कोशिश तो करेंगे ना, ठीक है ना? तो आप समझिए, जब बजट आएगा तो वो पहले कहां प्रेजेंट करा जाता है? लोकसभा। समझ रहे हो? जब लोकसभा, हाँ जी, क्या है? बताता हूँ, अरे बताता हूँ। राज्य क्या होता है? राज्यों की सभा, मतलब हर स्टेट का बंदा होता है। लोकसभा हो गया, तूने अभी वोट दिया ना, तो तूने पूरे ऑल ओवर इंडिया जो वोटिंग हुई, ऑल ओवर इंडिया के जो एमपीज होंगे वो यहाँ होंगे, ठीक है? तो कहीं ना कहीं आपकी डोमिनेशन है, मान ले बीजेपी आ गई तो यहां से तो पास होगा ही होगा। राज्यसभा क्या होती है? महाराष्ट्र की कुछ सीटें, महाराष्ट्र की गवर्नमेंट अलग है तो उसके 7-8 बैठे होंगे, दिल्ली की 7 सीटें हैं, समझ रहे हो, तो उसके अलग बैठे होंगे। राज्यसभा क्या होता है? राज्यों की सभा, तो उसमें हर स्टेट के कुछ रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, इधर भी होते हैं, मैं ये नहीं कह रहा था नहीं होते, ठीक है ना? लेकिन इसके अंदर बेटर मिक्स होता है चीज। इन दोनों को एमपीज बोला जाता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। बट राज्यसभा आप कह सकते हैं ज्यादा एलीट क्लास जाता है, समझ रहे हो? तो बेसिकली अगर मैं आपको बोलूं, जब अभी बजट होगा ना बच्चे, सबसे पहले बजट कहां प्रेजेंट होगा? लोकसभा में। लोकसभा में होने के बाद राज्यसभा, और राज्यसभा में होने के बाद प्रेसिडेंट के सिग्नेचर, और प्रेसिडेंट के सिग्नेचर के बाद ऑफिशियल गजेट में नोटिफिकेशन चढ़ती। ऑफिशियल गजेट तो एक तरह का न्यूज़पेपर सरकार का, जिसमें डाल दिया कि ये सारी चीजें पास हो, ठीक है ना? तो बेसिकली अथॉरिटी ऑफ लॉ, लॉ बनाने की पावर कहां पर है? पार्लियामेंट। तभी तो अभी सीतारमन जी जाके पार्लियामेंट में बोलेंगी, नहीं तो अपने ऑफिस से बोलने वो, ऐसे नहीं होगा ना, सारे के सारे लोकसभा के मेंबर बैठे होंगे, समझ रहे हो? फिर उसके बाद वो वही बिल को प्रेजेंट कर दिया जाता है राज्यसभा में। अभी आप देखेंगे जब निर्मला सीतारमन जी होंगी तो वो कहां बैठी होंगी? लोकसभा में। पहले लोकसभा में दिया जाता, फिर राज्यसभा में जाता। तो वो वाली चीज है। मुद्दे की बात ये है जी, आपको क्या लग रहा है, बीजेपी डोमिनेशन यहाँ पर है कि नहीं है? बिल्कुल है, यहाँ पास हो जाएगा। मैं बजट की बात नहीं कर रहा, जनरल बात कर रहा हूँ। लेकिन अगर यहाँ पर अलग अलग स्टेट में अलग अलग सरकारें हैं तो उन्हीं के रिप्रेजेंटेटिव आएंगे, तो वो तो अटका सकते हैं ना, बिल्कुल। आप कोई भी बिल पास करना चाहें, इस बार क्यों बोल रहे थे, जैसे आप कुछ बड़ों की बात सुनते हो, अरे यार 400 सीटें आती तो कोई दिक्कत ना होती, समझ रहे हो? तो वो एक ये भी होता है कि कई सारे बिल होते हैं जिसमें और में जो 50% नहीं चाहिए होती। बीजेपी के पास 50% आ गई थी, एग्जाम्पल के लिए ले लो। लेकिन अगर उसका 400 बार होता, तो कई होते हैं जिसके अंदर आपको 3/4 ऑफ द मेजोरिटी चाहिए होती।
आप सारे बैठे हो ना, एक बिल तभी पास होगा जब 3/4 अग्री करते हो। तो मैं फंस जाऊंगा ना सर, अगर मैं बीजेपी हूं तो, अगर 3/4 मेजोरिटी नहीं है मेरे पास। इसलिए कहते हैं कि अगर 400 पार होते तो गवर्नमेंट और ज्यादा स्मूथली ऑपरेट कर सकती। समझ रहे हो, मुद्दे की बात इतना गहरा मुझे नहीं जाना बेटे, मेरे को आपको इतना बताना है, अथॉरिटी ऑफ लॉ इज विद पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर। अगर स्टेट का मैटर होता है, स्टेट लेजिस्लेचर। क्या आप मुझे बता सकते हैं दिल्ली में स्टेट लेजिस्लेचर किधर है? इसको विधानसभा भी बोला जाता है। एग्जैक्टली, वो येलो लाइन में देखो मॉडल टाउन, और उस साइड जो उधर विधानसभा मेट्रो स्टेशन आता है। तो वो दिल्ली का बेसिकली जो भी आप अभी 70 सीटों पे है ना, तो 70 सीटों के मेंबर कहाँ बैठते हैं? वहां बैठे। इफ दे हैव टू टेक एनी डिसीजन तो वहां पे लिया जाएगा, अपने घर से थोड़ा ना होगा। बताइए, क्लियर है बच्चे? अब आप मुझे बताइएगा बस बेटे, एक दो बातें और बोलूंगा, ध्यान से सुनिएगा। आज अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कोई टैक्स लगाना चाहे तो वो नहीं लगा सकती। अगर उसको टैक्स लगाना है तो उसको एक नया टैक्स, मान लो एक, क्या मैं कह सकता हूँ पोल्यूशन बहुत बड़ी बात है, क्या मैं बोल सकता हूँ ये दिल्ली की प्रॉब्लम है, नॉर्दर्न रीजन की प्रॉब्लम है? यूपी में भी दिक्कत है भाई, हरियाणा में भी दिक्कत है इस चीज। ठीक है, तो दिल्ली सरकार ने बोला बीजेपी तुम ही एक्ट पास करो ना एक पोल्यूशन का। तो आपको क्या लग रहा है मोदी जी टीवी पर आएंगे और बोल देंगे पोल्यूशन टैक्स और लग जाएगा? नहीं। मोदी जी अगर आपको टैक्स लगाना है तो पार्लियामेंट में जाइए, और यहाँ पे तो किसके बंदे बैठे हैं सारे मेजोरिटी में? मोदी जी के ही बैठे। देखो लोकसभा इलेक्शन आप जीते, बट वोट अबाउट राज्यसभा, दैट्स अ चैलेंज। उसमें वेस्ट बंगाल की ममता जी भी बैठी हुई। शी अपोज, कोई भी चीज अच्छा हो, अगर अच्छा हो बुरा हो, जो भी ऑपोजिट का काम ही अपोज करना है। वो बोलेंगे ये तो गलत है, ये है, मुद्दा हो जाएगा, धरने हो जाएंगे। इट्स नॉट इजी। आपको क्या लग रहा है टैक्स निकालना के इतना आसान है? जीएसटी 2010 में सोचा गया था, 2010 भी गलत बोल रहा हूँ, शायद से 2004 में। जीएसटी का कॉन्सेप्ट कांग्रेस लेकर आई थी, मनमोहन सिंह जी, लेकिन वो पास नहीं करा पाते थे पार्लियामेंट में। 2017 में बीजेपी ने पास करवा दी, क्योंकि जो जो रोक रहा था उन सबकी फाइलें खुलवा देते हैं। आपको पता ही है जेल भेजना कितना आसान है बीजेपी की, जो भी अच्छे काम कर रहे हो तो। ठीक है ना? तो बेसिकली बीजेपी ने एग्जीक्यूट कर, इट्स नॉट इजी कि आप टैक्स निकलवा दें। मुद्दे की बात ये है, आर्टिकल 265 कहता है सेंट्रल गवर्नमेंट ना स्टेट गवर्नमेंट, किसके पास पावर है? अथॉरिटी ऑफ लॉ। अथॉरिटी ऑफ लॉ क्या है बेटे? पार्लियामेंट। अगर आप कोई चीज इंडिया लेवल पे पास कराना चाहते हैं तो जाइए पार्लियामेंट पे, जाइए, पूरे भारत देश पे लगेगा। और अगर स्टेट लेवल पे पास कराना चाहते हैं तो स्टेट लेवल। आप खुद सोच के देखो, अगर केजरीवाल जी बोले यार मुझे कोई चीज पास करवानी है, तो क्या उनको वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर से परमिशन चाहिए क्या? वो तो अपना विधानसभा पास कराएंगे ना। बताइए, क्लियर है बच्चे? सर पर ये कैसे डिसाइड हुआ होगा सर कि जैसे इनकम टैक्स कौन ले रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट। तो झगड़ा नहीं हुआ होगा? आम आदमी पार्टी कह रही होगी या उस टाइम जो भी कांग्रेस होगी कि नहीं हमें दे दो। तो ये झगड़ा किसने रिजॉल्व करा? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने। कैसे? एक शेड्यूल 7 है ऑफ आर्टिकल 246, और शेड्यूल 7 क्या कहता है मालूम है? ये कहाँ लिखा होगा? इनकम टैक्स एक्ट में लिखा आपके हिसाब से, या आर्टिकल के अंदर की बात, सॉरी कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहा हूँ। और इसके अंदर बेटे लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3। क्या आप मुझे बता सकते हैं लिस्ट 1 को क्या बोला जाता है? यूनियन लिस्ट। लिस्ट 2 को? वेरी गुड। और तीसरा कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्स्टिट्यूशन ने बोला तुम तो झगड़ा ही करते रहोगे, हम बताएंगे। जब कॉन्स्टिट्यूशन पहली बार बना तो उन्होंने ऑब्वियसली उस टाइम के जो लॉजिक होंगे जो होंगे उस पर हमने क्या करना, और ये डिसाइड करा गया कि जो भी टैक्स मैं लिस्ट 1 में लिख दूंगा वो सेंटर का हो जाएगा, जो भी लिस्ट 2 में लिखूंगा वो स्टेट का हो जाएगा। एंड ऑब्वियसली आफ्टर मेनी डिस्कशंस एंड मीटिंग्स हुआ होगा, और कंक्लूडिंग पॉइंट ये हुआ था कि लिस्ट 1 के अंदर
एक एंट्री डाली गई, एंट्री नंबर 82, जो कि कहता है टैक्स ऑन इनकम एक्सेप्ट एग्रीकल्चरल इनकम। अरे सर ये क्या बोल रहे हो, समझ आएगा बेटे, अब हर चीज रिलेट होगी। बेटे किसी भी सरकार की इतनी हिम्मत ही कहा कि बिना कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए तुम टैक्स लगा दो। तो लॉ पास नहीं हुआ था पहले, सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल 7 ऑफ आर्टिकल 246 के अंदर एक लिस्ट 1 होता है, जिसके अंदर एक एंट्री डाली गई कि हम भारत देश पे टैक्स लगाना चाहते हैं। किस चीज पे? टैक्स ऑन इनकम। और हम किसके ऊपर टैक्स नहीं लगाएंगे? एग्रीकल्चर। इट इज आफ्टर दिस एंट्री लॉ बनना शुरू होता है। और तब आप जाएंगे पार्लियामेंट में कि क्योंकि मेरे पास कॉन्स्टिट्यूशन में पावर है तो अब मैं लॉ पेश करने के लिए आया हूं। ऐसे थोड़ा ना होता है आप सीधा पार्लियामेंट में चले जाओगे, पहले कहां से आया भाई तू? कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से एंट्री ने अधिकार दिया तेरे को टैक्स निकालने का? अब आप सोच के देखिए, अगर आम कोई भी टैक्स निकालना है कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा होना चाहिए। आपको क्या लग रहा है रेड लाइट पे पुलिस वाला आपसे चालान काट रहा है तो क्या लॉ में नहीं लिखा हुआ? क्या लिखा हुआ है कि ट्रैफिक लाइट में रेड का मतलब रुकना है, और अगर उसको पार करा तो चालान काटने का अधिकार है उसका, मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर। तो मेरे कहने का मतलब है, जब तक कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोई ना कोई एंट्री नहीं होगी, आप टैक्स बचा बनाने की सोच, आप प्रोविजन कैसे बना लेंगे आप? और भारत देश में ये एंट्री, अब मैं इनकम टैक्स की बात करूं, ये बना हुआ है। इसके बाद इनकम टैक्स एक्ट 1961 लॉ बहुत पहले पास हो चुका हो। 1961 का मतलब क्या था? नोटिफाई हो गया था, मैंने आपको बताया था ना एक वीडियो में भी। एप्लीकेबल 62 से हुआ था। लेकिन तब क्या होगा, उस टाइम के जो भी फाइनेंस मिनिस्टर है, सबसे पहले क्या हुआ होगा, लिस्ट में नाम आ गया होगा। जैसे ये नाम आ गया भाई साहब, सरकार एक्टिव हो गई, सरकार ने बोला फटाफट लॉ बनाओ, और लॉ बना के क्या करो, उसको पार्लियामेंट में पास करो। और पार्लियामेंट में पास होते ही आप सबके ऊपर मैंडेटरी है, अब तुम कमाओगे तो टैक्स देना पड़ेगा। तो सर सरकार हर साल क्यों आ जाती है? बेटे आप नए नए तरीके निकाल लेते हो पैसे बचाने के। आप समझ रहे हो? एवरी ईयर गवर्नमेंट कम अक्रॉस की ईयर लोगों ने एक और तरीका निकाल दिया। ऑब्वियसली सिर्फ इनकम टैक्स अमेंड करने के लिए नहीं आ रही सरकार। सरकार उस दिन रेलवे बजट भी पास करती है, सरकार ये भी कहती है हम इतने किलोमीटर की रोड बनाएंगे। सिर्फ इनकम टैक्स की बात थोड़ी ना होगी। इनकम टैक्स के अंदर तो ये बताएगी कि इस बार कंपनीज के ऊपर हम क्या टैक्स लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद स्लैब रेट में कुछ फायदा है कि नहीं है, इंसान वेट कर रहा स्लैब रेट का। अभी आपने जैसे देख लिया ना, ठीक है, इस बार स्लैब रेट में कोई चेंज है नहीं, एक लाइन आएगी बस, मे बी देर इज नो चेंज इन द स्लैब रेट, या हो सकता है वो बोल दे देर इज चेंज इन द स्लैब रेट, और फिर वो लिखा है 2 मिनट की लाइन आएगी बस, जो आपके लिए रेलिवेंट है। आपको क्या लग रहा है सारा का सारा दुनिया, इसी संसार यही चल रही है इनकम टैक्स पे? ऐसा कुछ नहीं है। वो बताएगी डिफेंस का कितना बजट है, लास्ट ईयर कितना था, दिस ईयर इतना है। डिफेंस का बताएगी, एजुकेशन पे हम कितना बजट दे रहे हैं। सिर्फ इनकम टैक्स की बात थोड़ा होने आ रही है। तो पहले वो सारे खर्चे बताते हैं। और कौन से साल की बात करने आ रहे हैं, जो हो चुका है या जो होगा? जो होगा, कौन सा साल होने वाला है? 25-26 पे निर्मला सीतारमण जी बताएंगी कि मैंने रोड इंफ्रास्ट्रक्चर पे 10,000 करोड़ लगाने। और जैसे ही ये न्यूज आएगी, आप स्टॉक मार्केट देखिएगा, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर पे अगर ज्यादा अमाउंट होगा उसका शेयर ऊपर चला जाएगा। अगर उन्होंने बोल दिया डिफेंस पे इस बार हमने 200 टाइम्स या 200% इंक्रीज करना है, डिफेंस के सेक्टर के शेयर प्राइस ऊपर चले जाए। क्योंकि इंक्रीज तो तभी होगा ना, अब जब ऑर्डर देंगी गन्स बनाने का, ये सब तो मैन्युफैक्चरिंग होगी। ठीक है, सारा सेक्टर वो। मुद्दे की बात ये, वो सब पहले बजट, फिर हाउ गवर्नमेंट विल मीट दिस, तब आती है टैक्स की बारी। That since there is a huge commitment, we have decided to increase the surcharge rate. अभी तक तो हम 50 पे लगाते थे, अगर आपका 20 लाख से ऊपर है मैं सरचार्ज लगा दूंगा। अब आपको समझ आएंगी ना बातें कि क्या कर रहे हैं। HEC has been decided to be increased from 4% to 6%। और गवर्नमेंट का फॉर्मूला है भाई, गवर्नमेंट एक चीज चेंज करती है, गवर्नमेंट के पास कंप्यूटर में आ जाता है ऐसा करने से पूरे इंडिया लेवल पे मेरा रेवेन्यू इतने से बढ़ जाएगा।
गवर्नमेंट के सारे कंसोलिडेटेड डेटा है, सारा डेटा। मुझे बताइए, क्लियर है बच्चे? मुद्दे की बात ये है भाई, सर इनकम टैक्स तो सेंटर ले गई, स्टेट के पास क्या बचा? सेल्स टैक्स। एंट्री नंबर 54 एक और है जिंदगी में, जो कि इसके ऊपर है, सेल्स टैक्स। आप पेट्रोल पंप पे जाते, जीएसटी लग रहा है, सेल्स टैक्स लग रहा है? पेट्रोल भरवा रहे हो, जीएसटी लगता है, सेल्स टैक्स। सेल्स टैक्स, वो सेल्स टैक्स किसके पास जाता है? स्टेट के पास जाता है। हाँ जरूर, हाँ जी। रोड टैक्स भी स्टेट के पास जाता है। आई एम नॉट श्योर बट मेरे हिसाब से, ठीक है ना। लिकर, पेट्रोल उसके पास जाता है, स्टेट के पास। टोल भी स्टेट का ही होता है। टोल होता है जैसे, मतलब ये वो होता है, प्राइवेट प्लेसमेंट होते हैं, जैसे जो कंपनी ने बनाया कुछ उसका शेयर होता है, ठीक है, और कुछ सेंटर का शेयर होता है। वो इंटरनल होता है इनका, मतलब वो इसमें एंट्री लेवल पे नहीं आ रखा वो, ठीक है ना। मेरे लिए मेन चीज वो बात करनी थी। अब मुझे बताइए, लिकर के ऊपर क्या कोई टैक्स है? कौन सा? हम्म, जब भी आपने लिकर परचेज करी, ध्यान दिया कि टैक्स कितना? 28%। हाँ, 28%। कहाँ से मतलब परचेज करी थी आपने? हाँ, सुना था। लिकर के ऊपर टैक्स होता है? नहीं होता। ज्योति जी कह रही है होना नहीं चाहिए सर। लिकर तो मतलब एक टैक्स ना हो, एकदम पानी जैसा है एकदम। टैक्स होना चाहिए लिकर में, नहीं होना चाहिए? आपने देखा था जब कोविड था, सबसे पहले जो दुकानें खुली थी, कौन सी खुली थी? लिकर की। सबसे ज्यादा रेवेन्यू लिकर पे आता है। और सबसे ज्यादा रेवेन्यू अगर आता है, तो आपको बता दूं, जीएसटी आ चुका है दुनिया में, जो भी चीज आप बेचोगे उस पर जीएसटी है। पर लिकर पे जीएसटी नहीं आया, क्योंकि लिकर पे एक भारी रेवेन्यू आता है, क्योंकि आप ही जैसे लोग बहुत ज्यादा कंज्यूम कर रहे हो बेटे। कितने बच्चे लिकर नहीं पीते? किसने भी हाथ खड़ा नहीं करा था? नहीं पीते? दीपक जी, हाँ, लिटिल लिटिल दीपक जी ने हाथ खड़ा नहीं करा। ठीक है। सो बेसिकली, हाँ, नहीं मैं तो जस्ट पूछ रहा हूँ, मैं ड्रिंक नहीं करता बेटा। विशन सर तो बोल रहे थे, वो कह रहे थे, हम बोल रहे थे बर्फ को क्या बोल, स्नो स्नो बोल, ठीक है हाँ आइए। नहीं, वो सर ने झूठी कहानी है बता, ये तो बिल्कुल झूठी कहानी। बाकी सारी सच्ची थी। बाकी कौन सी सुनाई? बहुत है। बहुत सारी हैं। मेरे पास भी सर की कहानी है बेटा। मेरे पास भी सर की कहानी, मैं बताता नहीं। क्या उनका ना नेचर थोड़ा वो आंटियों वाला है, वो इधर से उधर का। सर आपके गिलास में पानी डालने का तरीका क्या है? आपको कैसे पता है इसमें पानी है? पानी है। ठीक है, मुद्दे की बात ये है भाई, मुद्दे की बात ये है, लिकर अगर आप खरीदते हैं ना, तो उस पर भी सेल्स टैक्स लगता है, और वो सरकार के पास जाता है, स्टेट के पास जाता है। ठीक है, जीएसटी में क्लियर लिखा हुआ है, जीएसटी इज अ टैक्स ऑन गुड्स और सर्विसेज एक्सेप्ट अल्कोहलिक लिकर। जब हम पढ़ेंगे तो अल्कोहलिक लिकर को बिल्कुल बाहर रखा गया है, सारी स्टेट कह रही है कुछ भी ले लो, पर ये लिकर का रेवेन्यू हम रखेंगे। और लिकर का रेवेन्यू किस पावर से आ रहा है स्टेट के पास? एंट्री नंबर। हाँ जी, 28%। लेकिन आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा ना, कि अगर कोई चीज हैबिचुअल होते हो आप, प्राइस इलास्टिसिटी पढ़ा है, कितना ही प्राइस बढ़ जाए डिमांड रिमेन्स द सेम। वो लेकर के केस में, समझ रहे हो? तो सरकार चाहे 28% लगा दे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक बार अगर मैकडोनल्ड्स के खाने पे अगर 10% हो गया ना टैक्स, मैकडोनल्ड्स के खाने पे कितना परसेंट लग रहा है? 5%, 2.5-2.5%। लेकिन अगर वो 5 से 10 हो गया, तो आप मुझे बता दो, बर्गर बंद कर दोगे नहीं कर दोगे? कर दोगे। हाँ जी, आप नहीं खाते, फिर आप क्या खाते हो? खा लेते हो। ये कौन सा वो है, कुछ भी खा लेते हो? मतलब ऐसे कुछ भी? जॉइंट अकाउंट। है?
ठीक है, तो मुद्दे की बात यह है बच्चे, एंट्री नंबर 54 ऐसे ही स्टेट्स को दिया कि भाई नाराज मत हो, इनकम टैक्स अगर सेंटर के पास जा रहा है तो दुकानें जो बेच रही है वो तो तुम्हारे पास जा रहा है। पर अब आपको लगेगा सर अब तो जीएसटी आ गया, ये है थोड़ा बहुत है, लिकर हो गया, पेट्रोल हो गया, लैपटॉप हो गया, ग्लास हो गया, मोबाइल हो गया, स्क्रीन हो गया, ट्यूबलाइट, इन सब पे तो जीएसटी आ चुका है। तो जीएसटी के अंदर किसके पास जा रहा है? सारा स्टेट। हाँ, कहने का मतलब ये है आधा सेंटर के पास जाता है और आधा स्टेट के पास। तो आपके हिसाब से वो लिस्ट, जीएसटी जो है, इनकम टैक्स इधर है। एक और चीज बोल देता हूं, कस्टम्स भी यहीं आता है जी, जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होता है ना, तो कस्टम्स भी किसका रेवेन्यू होता है? सेंटर। बाहर से जितना सामान आ रहा है, इम्पोर्ट ड्यूटी, एक्सपोर्ट ड्यूटी, अरे सर वो भी तो बताओ कौन से। लो बेटे, एंट्री नंबर 84 है कस्टम की। और आप मुझे बता दीजिए, सेल्स टैक्स की 54 है, जीएसटी बताइए, यूनियन में होगा, स्टेट में होगा, या कॉन्करेंट? जीएसटी शेयर्ड हाफ बिटवीन सेंटर एंड द स्टेट। आप आज अगर कोई भी सामान लेंगे तो उस पर ध्यान से देखिएगा, सीजीएसटी लिखा होता है और एसजीएसटी लिखा होता है। आधा सेंटर को जाता है, आधा स्टेट को जाता है। कौन सी लिस्ट में जाएगा? हम्म यूनियन, स्टेट या कॉन्करेंट? यूनियन में तो नहीं है बेटे, स्टेट में भी नहीं। कितने बच्चे कह रहे कॉन्करेंट? गलत है, कॉन्करेंट में भी। यानी कि सर एक टैक्स बिना एंट्री के आ गया? हाँ बेटे हाँ, जीएसटी के लिए कोई एंट्री डाली ही नहीं गई, जीएसटी के लिए एक नया आर्टिकल आ गया बेटा, 246A। मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करना है, बस लिखना है कि जीएसटी कैसे लग रहा है बच्चे, आर्टिकल नंबर 246A के तहत। क्या बच्चे, क्या है जीएसटी? जीएसटी 50% सेंट्रल गवर्नमेंट का होगा और 50% स्टेट गवर्नमेंट का होगा। आप कोई भी बिल उठा के देख लीजिएगा अपने घर पे, ये तो पॉलिटिकल मुद्दा है मैडम। ये ऐसे थोड़ा ना है, हमारा कोई फाइनेंस और कोई अकाउंटिंग थोड़ा ना, बैलेंस शीट थोड़ा ना मैच हो रही। कॉन्करेंट में कौन सा है? कुछ भी नहीं लिखा, कॉन्करेंट लिस्ट खाली है। देयर इज नो एंट्री इन द कॉन्करेंट लिस्ट। आप लिख सकते हैं कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर, देयर इज नो एंट्री इन कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट का मतलब क्या है? जिसमें दोनों लेते, लिस्ट 1 थी सेंटर का, लिस्ट 2 था स्टेट का, लिस्ट 3 जिसमें दोनों कलेक्ट करेंगे, कुछ भी नहीं है कॉन्करेंट के। और एजुकेशन, आप जो बात कर रहे हो एजुकेशन के ऊपर, क्या कौन सा टैक्स है? टैक्स नहीं है, मतलब बनता है। ये सिर्फ टैक्स की बात है। सेल्स टैक्स होता है तो दुकान पे जाते हैं तो देखो, मान लो मैं दुकान में तो कोई एसी बेच रहा हूँ तेरे को, तो अगर मैं बेचा है तो टैक्स लगता है। आप आज जब पेट्रोल खरीद रहे हो तो पेट्रोल पे सेल्स टैक्स लगता है। जीएसटी क्या होता है? वो बेच रहा है तो लगा रहा है ना। जीएसटी से पहले क्या था? सेल्स टैक्स। जीएसटी तो 2017 में आया है। पहले, पहले मैकडोनल्ड्स पे तुम खाते 2017 से पहले तो सेल्स टैक्स था, अब वो सेल्स टैक्स हट गया, अब क्या आ गया? पर कुछ चीजों पे सेल्स टैक्स नहीं हटा, पेट्रोल एंड लिकर अभी के लिए। लेकिन जब जीएसटी में बात करूंगा तो एक एक आइटम पे बात करूंगा, किस किस पे, समझ रहे हो? आज भी पेट्रोल पे आज भी सेल्स टैक्स चल रहा है, लिकर पे आज भी सेल्स टैक्स, पर एग्जैक्ट किन किन गुड्स पर है क्या है वो बात करेंगे। मुझे बताइए, क्लियर है बच्चे? मेरे हिसाब से आपने एक इंट्रोडक्शन लेवल पे बातें सुन ली है। अगर मैं आपको ईमानदारी से बोलूं, इसमें और भी छोटी 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 बातें करते करते एक क्लास और है, पर वो मैं मिड में ही कर दूंगा। आप सभी बच्चे क्या करना, जिन बच्चों ने सारी क्लासेस ली हैं, 2 से 3 पेज ऐसी छोड़ देना, मेरे को सर्च आज भी दोबारा आना। जिन बच्चों ने सुन लिया उनके लिए भी कुछ ना कुछ पॉइंट सर्च आज पे भी आएगा, कुछ आएगा,
तो जिन बच्चों के पूरे नोट्स है अभी, वो 3 पेज छोड़ देना। जिनकी आज पहली क्लास है वो तो मान के चलो बस इंट्रोडक्शन हुआ, ताकि अगली क्लास में हमें सब समझ आने लगे। इंट्रोडक्शन आपका हुआ ही नहीं है। ठीक है बच्चे, तो वाली चीज है। और नेक्स्ट क्लास से फिर हम इसको आगे बढ़ाएंगे। बताइए बच्चे, क्लियर है? चलिए, तो इतना रखेंगे सर जी। और नेक्स्ट क्लास से बच्चे नया चैप्टर स्टार्ट होगा आपका, ठीक है, मिस मत करना। और अब मतलब हर चैप्टर, हर कॉन्सेप्ट ना कनेक्टेड होगा। अगर जैसे नेक्स्ट जो भी मैं कराऊंगा, अगर कल की क्लास मतलब जो मेरी नेक्स्ट होगी वो मिस करी, तो उससे अगली समझ आने में दिक्कत आएगा। ठीक है, तो प्लीज मिस मत करिए, ठीक है जी। हाँ जी, पहले मैं अकाउंट से कितने बजे स्टार्ट करें? 3:30, 15 मिनट का है ना, 3:30 स्टार्ट कर। ठीक है बच्चों, अकाउंट्स की क्लास सीए एंड सीएम में बच्चों की। ओके, थैंक यू वेरी मच। बाय बाय बाय। आर्टिकल शिफा जी का हो गया या नहीं हुआ अभी? हाँ जी मैडम। करेंगे उसकी लाइन सर्टिफिकेट भेज दोगे, मतलब पढ़ना आप नहीं जो है फिर। करना है करना है, कर लो, आपका हो गया ना तो कर लो, खत्म कर लो उसको। गाजर का जूस पी लिया आपने, हो गई पार्टी? अभी तबीयत खराब है, पार्टी तो ऐसे ही। मेरा तो प्लान था, तबीयत खराब है तुम्हारी तो हो नहीं पाएगी। खराब हो जाएगा सर तब। इसके ऊपर वाला दिखा दो, इससे ऊपर वाला पेज। कौन से बच्चे? अ, तुम्हारा सारा ग्रुप में है काम, पेपर चल रहा है क्या अभी भी? हो भाव। गया सर। हाँ, सेक्रेटरी की क्लास लोगे ना? क्या मैडम? सेक्रेटरी की क्लास लोगे? सैटरडे होगी तो सही। एग्जाम में। एग्जाम है? नीचे क्लास तो होगी, पर मैं शेयर कर दूंगा, देख लेना, है ना। देख लेना, पर नहीं तो अगली क्लास में दिक्कत आएगी, वो क्लास शेयर कर दूंगा, देख लेना। ठीक है बच्चे, ओके बच्चे। क्या हुआ, रिया का क्या कह रही हो? क्लास होगी सर। बच्चे नहीं, सीएस की नहीं है, सीएमए की और सीए की होगी। ठीक है बच्चा।